Good morning, children. Today we are going to study a new topic, respiration. Okay, so let's start. बच्चों, आप respiration से क्या समझते हैं? What is respiration? आप लोग बहुत सारे बच्चे इनमें से बोलेंगे कि breathing means intake of oxygen and release of carbon dioxide is respiration. No, it is not scientifically करेक्ट. एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर देखें तो उसके लिए सही है कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना रेस्पिरेशन है, बट साइंटिफिकली ये गलत है. एक्चुअली होता क्या है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. मीन्स इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं. कौन कौन सी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड. ओके, इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व है. रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है. इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं. कौन कौन सी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, एंड ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड. ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या समझा? एक्सचेंज ऑफ गैस जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहती है जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं. कई बारी मैंने क्लास में बोला है कि ब्रीदिंग, जैसे कभी हम एक्सरसाइज योगा करते हैं तो व्हाट वी से, इनहेल, एक्सहेल, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दैट इज द ब्रीदिंग. इट इज सिंपली दैट इज taking out of oxygen and release of carbon dioxide. It is simply breathing, but respiration is somewhat different process. So respiration में कौन कौन सी दो process involve हो गए? यहाँ पे exchange of gases, that is the breathing, and the breakdown of or the oxidation of the simple food in order to release energy, that is the cellular respiration. Why we are calling it as cellular respiration? Yes, because it is occurring inside the cell. ये सेल है बच्चों. आपने 9th क्लास में और उसके प्रीवियस क्लासेस में आपने जो सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, प्लीज़ आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए. ओके, रिवाइज मीन्स उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके जो बेसिक फंक्शन है वो आप रिवाइज करें. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू. ओके, जो सिंपल से ऑर्गेनेल्स हैं और उनके जो फंक्शन है वो आपको रिवाइज करने हैं, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेलुलर रेस्पिरेशन. वाई वी आर कॉलिंग इट एज सेलुलर रेस्पिरेशन? बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन साइड दी सेल. और इन साइड दी सेल में भी कहाँ हो रहा है ये आपको समझना है. उसके लिए आप अपना रिवाइज कर लीजिए. स्पेशली सेल को पढ़िए और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर था बायोलॉजी का, उसको आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए. स्पेशली इसमें जो मोनेरा वगैरह हैं वो आप पढ़िए. आप पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लीजिए. ओके, यू आर हैविंग इनफ टाइम. So understand the respiration, it involves two processes, exchange of gases and the cellular respiration. Now what is cellular respiration? Cellular respiration क्या होता है? Cellular respiration is the oxidation of glucose in the cells resulting in the release of carbon dioxide and एनर्जी रिलीज. हमने यहाँ पे क्या बोला? रिलीज ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, एक्चुअली में होता क्या है बच्चों? द फूड विच वी ईट इज डाइजेस्टेड, ओके, एंड एसिमिलेटेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. Okay, the assimilated food enters into blood capillaries in the form of what? Yes, in the form of soluble molecules. Now these molecules consist of glucose that we have already studied now. The complex food break down into simpler food on its their components. Okay, so these molecules consist of glucose, amino acid कहाँ से आए होंगे? Tell me the answer. Fatty acids, cholesterol, etc. Along with blood circulatory system, they reach the body tissues and cells. Now what happens inside the body cells? These assimilated food is used for two purpose. जो assimilation हो रहा है food का, वो किस लिए हो रहा है? For the two purpose. What? Number one, the assimilated food is oxidized to get energy for doing various life activities. And second one, फर्स्ट क्या बोला कि जो एसिमिलेटेड फूड है वो ऑक्सीडाइज होगा टू रिलीज एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस
activities, and the second, the assimilated food is also used to get materials for growth and repair of the body. Okay, तो assimilate जो food है उसके दो function हो गए, for the repairment of the body or to release energy to perform various function. Now what happen, अभी जो cellular respiration हुआ, जो ग्लूकोज आया वो ब्लड कैपिलरीज में आया. नाउ इनसाइड दी सेल व्हाट इज हैपनिंग, जो फूड है और जो ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट है हमारा, या जो सिंपल फूड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. ब्रेक डाउन हो रहा है. सपोज दिस इज द ग्लूकोज. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एटीपी. बच्चों जैसे आप अभी आप कोई भी एक मिरर या प्लेन ग्लास का आप सामान लीजिए, उसमें आप एक्सेल करिए, यू जस्ट ब्रीथ आउट, व्हाट विल यू फाइंड, यू विल फाउंड सम वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, और एक सिंपल सी एक्टिविटी है, अभी राइट नाउ वी कैन नॉट परफॉर्म, बट आपकी बुक में शायद दी हुई है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लें, 2 टेस्ट ट्यूब लें, उसमें लाइम वाटर रखें एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ वी जस्ट एक्सेल. सो वो जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. वाई लाइम वाटर टर्न मिल्की, बिकॉज इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी जो ब्रीथ है जो एक्सेल करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. और नाउ यार सिंपली आप यहाँ पे ब्लो करें, कोई कांच का ग्लास लें, आप उसमें ऐसे करें तो यू विल फाउंड वाटर ड्रॉपलेट्स. या आप कभी आप ये हर बच्चे ने किया होगा कि किसी की गाड़ी है तो आप उसके मिरर में जाके ऐसे करते हैं और फिर अपने फिंगर से इमेजिनरी कुछ आप बनाते हैं. सो दैट व्हाट डज इट प्रूव, इट प्रूव्स दैट हमारे जो एक्सेल करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर हमारे ब्रीथ में रहता है. सो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है. सो क्या हो गया, यही हो रहा है चीज़, हमारे जो फूड ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है एंड इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड ATP. बच्चों जो हमको जितनी एनर्जी की ज़रूरत रहती है वो तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती ही रहती ना. एक्स्ट्रा चीज़ होती है, जैसे हम कई बार करते हैं ना, जितनी चीज़ें हमको ज़रूरत रहती है हम उसको उतना तो यूज़ कर लेते हैं और बाकी फर्दर फ्यूचर के लिए हम कोई भी चीज़ है या कुछ खाने की चीज़ है हम उसको फर्दर यूज़ के लिए रख देते हैं कि जब हमको ज़रूरत होगी तो हम उसका यूज़ करें. दैट व्हाट हैपन्स इनसाइड अवर सेल्स, वॉट एवर द एनर्जी रिक्वायर्ड वो तो हम उसको यूज़ कर ही लेते हैं. ओके, नाउ द एनर्जी जो रहती है वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड रहती है बच्चों, ये ATP के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है. ओके, द नेम ऑफ इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, इसको हम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. ओके, और इसका नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. वाई ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें ट्रिपल फॉस्फेट जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हमको नहीं जाना है, आपके सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं आपको. इसमें 3 बॉन्ड रहते हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज दी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, इसके फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, स्टोर रहती है और जब भी ज़रूरत होती है ये ब्रेक्स हो जाता है. ये ब्रेक होके क्या बना लेता है, ADP. आपको समझ में आ रहा है बच्चों, इसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के. एंड वेन एवर वी रिक्वायर एनर्जी इट विल ब्रेक एंड व्हाट इट विल फॉर्म ADP. एंड सिंस हमको पता है, अभी आप लोग को शायद नहीं समझ में आएगा या हम जो आगे कार्बन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिंस आपने अभी बॉन्ड्स नहीं पढ़े हुए बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड है. ओके, अब हमको पता है कि मैंने बोला ATP में कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड है ये. अब क्या होगा, एनर्जी रिलीज करने के लिए ये ब्रेक होगा. केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. नाउ ये ब्रेक होगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव एनर्जी. यहाँ पे एनर्जी मिलेगी और यहाँ पे क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP. दिस ATP इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू ADP. अब ये ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल से ये डबल बॉन्ड हो गया है. सो नाउ व्हाट मीन्स कन्वर्जन किस में हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. 2 बॉन्ड्स हैं. ओके, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, लिबरेटिंग ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंड सेम थिंग होती है जब नहीं रिक्वायर्ड है तो इसका इसमें कन्वर्जन होते रहता है और इसका इसमें कन्वर्जन होता है. आपको सिंपली ये बोलना, अगर आपको MCQs में जाता है या फिलिप्स में आ जाता है कि व्हाट इज ATP और
किस क्या रहता है, बाउंड कितने रहते हैं, ये सब। तो सिंपली इट इज़ ए एनर्जी रिच कंपाउंड है, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, और एनर्जी इसके फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। ओके, ठीक है। चलिए, आपको सेलुलर रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड एटीपी आर द नथिंग बट दे आर दिस द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो हमने पढ़ लिया। नाउ ये कितने टाइप्स का होता है। ओके, एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ओके, 2 टाइप्स। फर्स्ट एरोबिक होता है एंड द सेकेंड वन इज द एनारोबिक। ओके, एरोबिक एंड द एनारोबिक। नाउ व्हाट इज एरोबिक? सिंपली उसके नाम से हमको समझ में आ रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द व्हाट? इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन। ओके, मीन्स अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बोलें तो इट द वॉट एवर द रेस्पिरेशन इफ इट इज अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? The oxidative breakdown of respiratory substrate with the help of oxygen is known as aerobic respiration। आपको समझ में आया? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ, या मीन्स सिंपली है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी जिसपे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ओके, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो गया? सिंपल फूड, और वी कैन से दैट जो भी कंपोनेंट हमारा आया है, जैसे कि एग्जांपल लें हम ग्लूकोज, तो उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओके, इट रिजल्ट इन दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगी? यस, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नाउ एरोबिक जो रेस्पिरेशन है ये सिंपल हम जो ब्रेकडाउन होता है बच्चों वो उसके अलग अलग पाथवेज होते हैं। जैसे कि आपको स्कूल जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ता हो उसके लिए, सारे बच्चे अलग अलग रास्ते से पहुंचते स्कूल ही हैं। ओके, सो दैट इज़ हाउ कि व्हाट आर द डिफरेंट पाथवे टू रिलीज एनर्जी एंड देयर एंड प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन होना है तो वो किस किस में कन्वर्ट होगा और एनर्जी को रिलीज़ करेगा। थोड़ा सा हम ये पढ़ लें फिर आपको समझ में आएगा। जो डिफरेंट पाथवे, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड और स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट पाथवे, और यह ग्लूकोज का आगे फेट क्या होगा, फेट यानी कि उसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, आप बच्चों जो सेल का स्ट्रक्चर है बहुत अच्छे से उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म है उसको आप पढ़ लें क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक, नाउ ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड फिर हमारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्लस एनर्जी हो रही है। अभी आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलती हूँ, अगर अभी आप सिंपल बैठ के पढ़ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं हो रही है। अगर बच्चों मैं अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप जाइए और एक राउंड लगा के आइए, दौड़ के जाइए। ओके, अब आप जाइए और राउंड लगा के आइए, और जाइए और राउंड लगा के आइए। सो क्या होगा, आपने देखा होगा जो अभी आप सिंपली पलंग पे लेट के या सोफे पे बैठ के जो आप वीडियो वॉच कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल नहीं किया या आपने मुंह खोल के ऑक्सीजन को ग्रैब करने की कोशिश नहीं की। बट एज सुन एज मैंने आपको बोला कि गो एंड टेक अ 1 राउंड, फर्दर यू गो एंड टेक अ 2 और 3 राउंड, व्हाट विल हैपन, आप ये करके देखिएगा। आपने देखा होगा समटाइम्स वी नीड टू एक्वायर मोर एंड मोर ऑक्सीजन। वाई डू वी नीड टू मोर एंड मोर ऑक्सीजन? आपको पता है एनर्जी रिलीज करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। अब हमारे अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो तो यूटिलाइज्ड हो गई है, फर्दर ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो व्हाट विल, हम अपना मुंह ओपन करते हैं और जितनी पॉसिबल होती है हम उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। इसके 3 फेट हो सकते हैं या 3 पाथवेज हो सकते हैं। ओके, नाउ ग्लूकोज ये तो आ गया, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के डिपेंड करता है, मीन्स डिपेंडेंसी ऑफ द ऑक्सीजन विल डिफाइन द फेट ऑफ द ग्लूकोज। नाउ क्या होगा, फर्स्ट स्टेप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है,
या ऑक्सीजन की कम, या अगर हम उसको सेम चीज़ ही बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फर्स्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस या ऑक्सीजन की कमी है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम पायरुविक एसिड बोलते हैं। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, ये वाली जो प्रोसेस है बच्चों, जैसे ये जो हमारा सेल रहता है, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हो गए, ये हमारा माइटो हो गया, गोल्जी हो गए, ये सारी चीज़, ये साइटोसॉल है। ओके, ये साइटोसॉल है। अब हमारा क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो आया, फर्दर जो हमको ब्रेक डाउन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ग्लूकोज से पायरुविक की जो कन्वर्जन हो रही है वो हमारी यहाँ हो रही है। कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल में। ओके, यहाँ पे हो रही है। दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज द पायरुविक एसिड। और ये इतनी प्रोसेस हमारी कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर पूछने के लिए नहीं आता है, बट फिर भी इसका पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये है, आप लोग कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। अब इतनी प्रोसेस तो इन तीनों स्टेप के लिए, मतलब फर्दर जो बेसिक जो बन रहा है हमारा पायरुविक साइटोप्लाज्म में, वो तो सेम रहेगा ना। अब डिपेंड करता है कि इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो उसका फ्यूचर डिपेंड करेगा कि व्हाट एंड प्रोडक्ट उसका बनेगा। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना साइटोप्लाज्म में। अब ये डिपेंड करता है कि इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही है, ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन की एफेबिलिटी। फिर ये डिपेंड करता है कि वो किस में कन्वर्ट होगा। फर्स्ट, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ओके, इफ respiration is occurring in the absence of oxygen, so what will happen, it will convert into ethanol plus carbon dioxide, और एनर्जी थोड़ी सी रिलीज होगी। 2 कार्बन मॉलिक्यूल है ये। ओके, इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, ये हमारे स्मॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल ईस्ट है। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी होती है बच्चों, फर्मेंटेशन। पढ़ा है ना आपने 6th या 7th में फर्मेंटेशन। या हम घर में जो, आप बताइए क्या एग्जांपल हो सकता है, सोचिए, थोड़ी देर आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो ये हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपकी सभी की लाइफ में होता है। बच्चों, जब आप खेलते हो, दौड़ते हो या एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा राइग्रेस एक्सरसाइज कर लेते हो, तो आपने देखा होगा आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में, स्पेशली थाइज वगैरह जो रहते हैं उसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं। या वही सेम चीज़ अभी मैं आपको बोलूँ कि आप 3-4 राउंड लगा के हैं, तो वो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करोगे। कैसे करोगे, आप मुंह खोलोगे और बहुत तेज़ी से सांस लोगे। क्यों तेज़ी से सांस लोगे, क्योंकि कन्वर्जन के लिए, एनर्जी के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब वो जितनी बॉडी में थी उतनी तो हमने यूटिलाइज़ कर ली, अब ज़्यादा चाहिए है, तो आप क्या करो, उसको ऐसे ज़्यादा इनहेल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि आपकी बॉडी में उतनी नहीं है। सो क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है हमारे मसल सेल्स में, तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। ओके, और एनर्जी रिलीज होती है। जो हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं ना राइग्रेस एक्सरसाइज करने से, तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। और ये 1-2 घंटे बाद आप रेस्ट कर लेते हो या हॉट वाटर बाथ लेते हो, तो उससे भी ये सही हो जाते हैं। नाउ ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन लेक ऑफ ऑक्सीजन, और सिंपली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल ईस्ट दिया है, और ये हमारे मसल्स में हो रहा है। ना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सेम प्रोसेस हो रही है जो अभी आपको बताया। ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, इन द रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये जो 2 प्रोसेस है, एब्सेंस ऑफ
ये इथेनॉल का फॉर्मेशन एंड लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और ऑक्सीजन मिलेगी तो कौन सी वाली प्रोसेस हो जाएगी हमारी यहाँ पे? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। और ये प्रोसेस हमारी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है? इतना समझ गए हैं ना? यू कैन गिव मी द आंसर। बच्चों थोड़ी सी कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, सिंस इट इज़ नॉट बीन गिवन इन योर बुक, बट आप चाहें तो उसको लर्न कर लें। क्रेब्स साइकिल, ओके। सबसे पहले ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में, ओके। नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं इसको। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड is known as the glycolysis, and what is the site? The site is the cytoplasm. Now the conversion of pyruvic acid into carbon dioxide and water, it is known as the Krebs cycle. Krebs एक साइंटिस्ट के नाम पे ये साइकिल है, इसको बोलते हैं Krebs साइकिल। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ द Krebs साइकिल, या Krebs साइकिल कहाँ होती है, सो कहाँ होती है Krebs साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अंडरस्टैंड? तो ये हमने डिफरेंट पाथवेज पढ़ लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ओके। नाउ एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ईस्ट है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी इन्वॉल्व रहता है, जिसे हम जाइमेज बोलते हैं। बच्चों आप लोग फर्मेंटेशन की प्रोसेस आप खुद से पढ़ेंगे, एंड प्रोडक्ट भी पढ़िए उसका, ठीक है? फर्मेंटेशन। अच्छा हाँ, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बोला था कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम ये प्रोसेस होती रहती है। बच्चों अब इडली डोसा तो आप लोग खाते ही रहते होंगे, वो जो बैटर बना के रखते हैं मम्मा लोग, वो क्यों फूल जाता है? पफ़ी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पफ़ी हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी फर्मेंट करते हैं ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खमीर उठाना, ठीक है? एग्जाम्पल, जलेबी बनाना है, या पिज़्ज़ा जो आपका बहुत ज़्यादा प्लफ़ी रहता है, क्यों रहता है? क्यों फूल जाता है? या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसको शेक करते हैं तो बहुत उसमें एफरवेसेंस आते हैं और बहुत सारी गैस बनती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी फर्मेंटेशन, ठीक है? तो इस फर्मेंटेशन को आप एक बार रिवाइज करिए, सर्च करिए, और उसका प्रोसेस को आप एक बार देखिए। नाउ डिफरेंस है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आते हैं, ओके। डिफरेंस बिटवीन दी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। सो फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं? इथेनॉल या लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन में ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है ना, लेसर अमाउंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड की जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। उसके फर्दर प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, नो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व। ये आप ध्यान रखेंगे, ओके। बेसिक डिफरेंस है, स्पेशली एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छे से याद रखें, और साइट आप लोग अच्छे से याद रखें, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। बट सिंपली बच्चों जो प्लांट्स होते हैं, सिंपली उनमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? वहाँ पे स्टोमेटा इन्वॉल्व है, और जो उनके सेल्स रहते हैं ना, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से इंटरकनेक्टेड है, और बीच में जो स्पेस रहता है, ये जो आप बीच में स्पेस देख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें एयर रहती है, ठीक है। तो यही उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होती कैसे? सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होती है। डिफ्यूज़न आपको पता है ना, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होना,
ठीक है। तो जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू जाएगा और उससे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। और बाकी सारी प्रोसेस हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ लें, आप जस्ट गो थ्रू द चैप्टर ऑफ द टॉपिक। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो एक्वेटिक एनिमल है सभी को पता है, मछली जल की रानी है, ठीक है, बाहर निकालो मर जाएगी, वो जो भी है, ठीक। अब आपको पता है वो बाहर निकल जाएगी तो मरेगी कैसे? हाँ, कैन यू गिव मी द आंसर? आई विल गिव यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर। एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एग्जाम्पल फिश है। तो फिश कैसे रेस्पायर करती है? आपको पता है फिशेस में गिल्स रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स इट रेस्पायर्स। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, इसका आंसर यू हैव टू फाइंड आउट नाउ। कई सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, घर में ही रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स तो आप जानते हैं ना, 9th क्लास में पढ़ा, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आपका जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस हो गए, मॉस्किटोज़ हो गए, उनमें क्या रहता है, स्पैरिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं, उसको हम स्पैरिकल्स बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज स्पैरिकल्स दे रेस्पायर और दे एक्सचेंज द गैसेस, स्पैरिकल्स। और फिर फर्दर उनमें ट्यूब्स रहती हैं जिसे हम ट्रैकी बोलते हैं। नाउ स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, एरेक्निड जो होता है उसमें क्या रहते हैं, बुक लंग्स रहते हैं। बुक नाम से ही समझ में आ रहा है, बुक यानी स्टैक रहते हैं वन अनदर, ओके, एक के ऊपर एक। फ्रॉग्स हो गए, अर्थवर्म हो गए, अर्थवर्म जैसे स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है, वहीं फ्रॉग लंग्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्या रहता है फ्रॉग में? अगेन गो थ्रू द चैप्टर, ओके, 9th क्लास का चैप्टर, ठीक है। और हमारे में क्या रहता है, लंग्स, ओके, आपको समझ में आया? बार बार बोल रही हूँ, 9th क्लास का डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आप एक बार और अच्छे से पढ़ लिए, तब जाके आपको बायोलॉजी वाले जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, चलिए, गुड बाय।